एलसी ऑसिलेशंस। एट फर्स्ट याद रखना है एलसी ऑसिलेशंस में कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर ऑसिलेट नहीं होते। ओनली द चार्ज ऑसिलेट अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्या ऑसिलेट होता है? चार्ज। चार्ज ऑसिलेट फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, यानी चार्ज पहले कैपेसिटर से इंडक्टर जाएगा, इंडक्टर से वापस कैपेसिटर, द प्रोसेस कंटिन्यूज। और इससे फायदा क्या होगा? व्हेनेवर चार्ज ऑसिलेट्स और वी कैन से चार्ज इज परफॉर्मिंग मोशन एट दैट टाइम, उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन का मेन एम है टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर ऐसी ऑसिलेशन एग्जाम में आता है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम टेक्स्ट बुक वाला करो या अपने हिसाब से कुछ भी चलेगा। आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक। दिस कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव बताना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। कैपेसिटर सबसे पहले चार्ज किया होता है, ठीक है। लेट द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना? इट इज Q0। ओके, तो इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटी इज Q0। तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? वी कैन राइट U इनिशियल एनर्जी, UI is equal to QO square by 2C is the total initial energy of capacitor. Okay, U initial is QO square by 2C and total initial charge of capacitor is Q0। अब किया क्या हम लोगों ने? कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टर के साथ। तो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन इंडक्टर, उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। हमें प्रोसेस क्या होने वाला है? तो प्रोसेस विल बी लाइक दिस। पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर से करंट जाएगा इंडक्टर के अंदर। अब जैसे जैसे इंडक्टर के अंदर करंट जाएगा, कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा, करंट का वैल्यू कम होगा। करंट का वैल्यू कम होने की वजह से इंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंडक्टर विल बिहेव एज अ बैटरी। तो फिर से इमेजिन करो, इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। ये मैं से लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी, लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ छोटी छोटी। तो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव। व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड विद इंडक्टर, इंडक्टर इनिशियली चार्ज नहीं था। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया थोड़ा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो, इधर क्या हुआ? देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। एट दैट टाइम कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। अभी हुआ क्या? इसका पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और उसी ईएमएफ से कैपेसिटर वापस से चार्ज हो जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो इसमें इनिशियली ये पॉजिटिव है तो करंट विल पास लाइक दिस, ऐसे करंट जाएगा आई। ओके, ये वाला टर्मिनल कैसा होगा? दिस विल बी प्लस ए, दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल बी। ठीक है, टर्मिनल्स नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ए पॉजिटिव है। दैट ऊपर वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल है नेगेटिव। तो दिस इज यू आई इज क्यू स्क्वायर बाई 2C। यहाँ तक समझ में आ गया? इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटी इज Q0, इनिशियल एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाई 2C। दिस इज नॉट कनेक्टेड विद इंडक्टर येट, ठीक है। अभी अब तक हम लोगों ने इंडक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। एज सुन एज वी कनेक्ट विद एन इंडक्टर, तो लिखते हैं यहाँ पे आफ्टर आफ्टर द कैपेसिटर is connected to inductor, कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? विल बी क्यू बाय सी। याद रखना, इट नॉट विल बी क्यू स्क्वायर बाय सी, याद रखना। क्यू स्क्वायर बाय सी नहीं होगा, इट विल बी जस्ट क्यू बाय सी, बिकॉज इट इज वोल्टेज एट एनी गिवन टाइम। और इंडक्टर का कितना होगा? विल बी माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर माइनस एल क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स हियर, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेंज लॉ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स
लेंस लॉ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा। तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब करंट का इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी आई बाई डी टी विल बी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो फिर से दिस इक्वेशन क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, जिसमें डी आई बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, इट इज डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम लोग इधर डाल देंगे तो क्या मिलेगा आंसर, we'll get q by c is equal to, we get q by c is equal to minus l d square q by dt square. Therefore we can write d square q by dt square, d square q by dt square is equal to minus q by lc। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन। ये थियरी यहाँ तक 2 मार्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गई, 2 मार्क है 3 मार्क, आई डोंट नो, बट दिस क्वेश्चन वाज देयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भाई डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज कैसा हो जाएगा, हम डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एलसी is equal to 0. This is called differential equation of charge in case of LC oscillations. तो इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, लेट इज बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 किस टाइप का है, इक्वेशन 1 इज ऑफ टाइप, इक्वेशन 1 इज ऑफ टाइप, किस टाइप का इक्वेशन है, इट इज ऑफ टाइप डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद करो ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम वी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11th में ऐसा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और ये इक्वेशन है एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन 3 इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन 3 इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो चलो भाई 3 वाला इक्वेशन एसएचएम के है, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन उसके जैसा ही है, देखो दिस इक्वेशन इज ऑफ सेम टाइप। इसमें हम लोग क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर दिस थिंग्स, कैन कंपेयर लाइक यहाँ पे जो Q दिख रहा है, Q के जैसा कौन है, Y, तो जहां जहां भी Q है मैं वहां पे ऐसे ये कर देता हूँ, Y हो गया। तो बचा कौन, राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड बचता है ये वाला, राइट हैंड साइड बचता है LC, LC की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं 1 और 3 को कंपेयर करता हूं तो विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC। तो इक्वेशन 3 is the equation of SHM comparing equation 3 equation 1, 3 को 1 के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते तो क्या आएगा, विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC। इसके पहले ये भी लिखना पड़ेगा that therefore Q performs SHM across L and C, ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा। कैसे पता चला, बिकॉज इक्वेशन 3 इज ऑफ टाइप ऑफ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 3 में y इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट और वहां पे q इंडिकेट कर रहा है चार्ज। हम लोग ये बोल सकते हैं दैट चार्ज इज परफॉर्मिंग SHM अक्रॉस L and C। तो चार्ज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सो फ्रीक्वेंसी ऐसे फाइंड होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, तो ओमेगा हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ LC। इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ LC oscillations, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ऑफ एल सी ऑसिलेशंस। ओमेगा यानी 2 पाई एफ होता है, तो वी कैन 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी। तो देयरफॉर वी कैन राइट एफ का वैल्यू हो जाएगा, एफ विल बिकम 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एल सी ऑसिलेशंस। ओके, तो पहला पार्ट तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं दैट प्रूव डिराइव द इक्वेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। तो यहाँ तक करना है। अगर बोले कि भी डिराइव द इक्वेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ तक करना है। और भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो, इसको हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, चलो भाई, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 याद रखना, ये जो दिख रहा है इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 होता है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में ये दिख रहा है ना, y की जगह कौन है? वी हैव q। दिख रहा है ना, यहाँ पे y है तो उधर कौन है? वी हैव q। तो दैट्स y, यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे? लाइट q। समझ में आ रहा है ना? y की जगह क्या लिखेंगे? लाइट q इज इक्वल टू, ये अगर y है तो ये होता है मैक्सिमम y। ठीक है, y तो ये क्या होता है? इट इज मैक्सिमम y। तो यहाँ पे q है तो मैक्सिमम q का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q? तो ये रहा, यही था ना मैक्सिमम जो घर से लेके आया था कैपेसिटर इंडक्टर के साथ ज्वाइन होने से पहले। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी एट अ गिवन टाइम। दैट्स व्हाई वी राइट q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये ओमेगा टी का वैल्यू पता नहीं है हमको, सॉरी ये फाइव का वैल्यू। तो वी कैन से व्हेन टाइम t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो यानी t इज इक्वल टू जीरो वाले टाइम पे ये इंडक्टर नहीं था। ओके, इंडक्टर वाज नॉट देयर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, सिर्फ कैपेसिटर था। तो चार्ज कितना था? इट वाज q जीरो। कितना था चार्ज? इनिशियली वाज q जीरो। तो मैं ये लिख सकता हूँ इधर दैट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, तो q का वैल्यू कितना है? इट इज q जीरो। therefore we can write q zero is equal to q zero sin phi। क्यों लिखा phi? because t is equal to zero डाला ना इधर, तो it becomes q zero sin phi। that's why q is equal to q zero sin phi हो गया। तो phi का वैल्यू कितना होगा? we can write phi is equal to sin phi is equal to 1, phi is equal to pi by 2। सही है ना? we can write sin phi is equal to 1, therefore phi is equal to pi by 2। अगर phi pi by 2 है तो वो हम लोग इधर डाल सकते हैं। इक्वेशन कैसा बनेगा? q इज इक्वल टू क्यू जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो फाइनल इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, q इज इक्वल टू क्यू जीरो कॉस ओमेगा टी। अभी रास की बात बताता हूँ। इफ इन केस अगर आप लोग ये वाला इक्वेशन लिख के, ये जो है ना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या? इट इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, दूसरी मेथड ये है, सॉल्यूशन of equation 3 is y is equal to a cos omega t। Therefore, solution of equation 1 will be q is equal to q zero cos of omega t। ऐसा भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, एक मार्क कट इसमें नहीं होगा। यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, इतने में खत्म हो जाएगा, ये पूरा लिखने की जरूरत उसके अंदर नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में यू कैन सी लेटर ऑन कि क्या किया हुआ है। बिकॉज जब 11th में मैंने आपको पढ़ाया था
तो मैंने बताया था कि दैट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव इज अ सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू a cos वाला भी सॉल्यूशन है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ sin एंड cos दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक दिस एज सॉल्यूशन आल्सो, इतना लिख के सीधा q इज इक्वल टू q0 cos ऑफ ओमेगा t भी आप लोग लिख सकते हो। तो वी गॉट q इज इक्वल टू क्या मिला, चार्ज का इक्वेशन एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, q का वैल्यू कितना, इट इज q0 cos ऑफ ओमेगा टी। अगर चार्ज का इक्वेशन ये है तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो क्या होगा, विल गेट d by dt of q is equal to d by dt of q0 cos of omega t। dq by dt क्या होता है, इट इज करंट, तो I हो जाएगा q0 बार होगा d by dt of cos of ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी नेगेटिव में, है ना, cos का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो करंट का इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिकम माइनस q0 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। चेक कर लेते, देखो जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो हो तो करंट कितना है, जीरो। देखो करंट था ही नहीं ना, बिकॉज कैपेसिटर वाज फुली चार्ज, इंडक्टर तो कनेक्ट भी नहीं था। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। अब इसके अलावा आपको दो और इक्वेशन डिराइव करने, यानी यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। थियोरेटिकल एमसीक्यू ऐसा आ सकता है that capacitor stores energy in blank, inductor stores energy in blank। तो याद रखना, capacitor stores energy in electric field between two plates and inductor stores energy in magnetic field in the inner region of the coil, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना, कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी टाइम विल बी ue इज इक्वल टू, ई क्यों लिखा, बिकॉज कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी, इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय टू सी, ठीक है। एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यूबी का वैल्यू क्या होता है, इट इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, विल बिकम हाफ एल आई का स्क्वायर, यानी माइनस क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये मजा नहीं आया, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, हाँ Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी द होल स्क्वायर, ओके, बिकॉज माइनस का भी स्क्वायर करना था, दैट विल गिव 1/2 L Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की जगह, ये ओमेगा स्क्वायर जो है ना, उसका वैल्यू क्या होता है, इट इज 1/LC, अभी देखा ना हम लोगों ने, ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, ओके। अगर वो वैल्यू डाल दे तो क्या हो जाएगा, बिकम हाफ एल Q0 स्क्वायर 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये एल एल कट होने के बाद वी विल गेट क्यू स्क्वायर बाई टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी लिख सकते हैं, यू आल्सो राइट दिस वन आल्सो, दोनों में से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हो। एंड फाइनली आपको ये, आई थिंक टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा, बट यू हैव टू राइट दैट टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू यूबी प्लस यूई, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू U इनिशियल, ठीक है। यहाँ तक आपको इसमें लिखना है, और टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है स्प्रिंग और उसके कंपैरिजन में, उसमें से सिर्फ एक डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, ओके। So this was all about LC oscillations.